भारतीय फिल्मकार सत्यजीत रे की नायक फिल्म से प्रेरित और प्रभावित वेस एंडरसन की निर्देशित फिल्म है द दार्जिलिंग लिमिटेड। शायद इसीलिए इस फिल्म में उनके द्वारा रे की फिल्मों का संगीत या फिर स्वयं सत्यजीत रे द्वारा संगीतबद्ध गीतों को लिया गया है। माँ के सब कुछ छोड़कर संन्यास लेकर नन बनने और पिता की अचानक मौत के कुछ समय बाद एक दूसरे से सर्वथा अलग थलग हुए तीन भाइयों के मिलन की कहानी है। बिखरे परिवार के बीच समरसता और हार्मनी बनाने के उद्देश्य से सबसे बड़ा भाई फ्रांसिस अपनी जिम्मेदारी का एहसास करते हुए ट्रेन से भारत के आध्यात्मिक स्थानों की यात्रा का प्लान बनाता है। इसके लिए ट्रेन का चयन न सिर्फ कथा पात्रों को बल्कि दर्शकों को भी एक अद्भुत अनुभव के सफर पर लिए जाता है। बहरहाल सबसे पहले बात करते हैं फ्रांसिस की। भयानक एक्सीडेंट के बाद मौत से दो हाथ कर लौटने से उसका स्वाभाविक झुकाव अध्यात्म की तरफ हो चला था। सबसे बड़ा होने के कारण भाइयों के बीच पसरे अनबोले सन्नाटे को तोड़ने की उसकी ये कोशिश बहुत सराहनीय है। दूसरा भाई पीटर पिता की मृत्यु का सदमा अब तक भी स्वीकार नहीं कर पाता है। उनका फेवरेट होने के अपने दावे को संजोए पीटर उनका नंबर वाला चश्मा हमेशा पहने रहता है, शायद इसीलिए कि उनकी नजदीकी का एहसास उसके दिल में हमेशा हमेशा के लिए बना रहे। हालांकि इससे उसे माइग्रेन भी बना रहता है। सबसे छोटा जैक अपने खिलंदड़पन के साथ पूरी फिल्म में बार बार प्रेम की पींगे बढ़ाता हुआ दिखाया गया है। फिर भी एक लेखक होने के कारण उसके कहे संवादों की गहराई दर्शकों को झकझोरती है। अगर हम भाई न होकर दोस्त रहते तो इंसानियत का रिश्ता पुख्ता हो पाता। ऐसे ही ट्रेन के अचानक रुकने पर कारण बताते हुए जब उससे ये कहा गया कि ट्रेन खो गई तो उसकी प्रतिक्रिया स्वाभाविक रूप से यही थी, ट्रेन तो ट्रैक पर चलती है, फिर वो कैसे खो सकती है। यहाँ ये साधारण सी बात अपनी गहराई में जैसे बहुत कुछ व्यंजित कर जाती है। अब हम फिल्म के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा करते हैं। फ्रांसिस का मानना था कि जीवन में अध्यात्म की अनुभूति बेहद जरूरी है और भारत ही वो आध्यात्मिक जगह है जहां आकर खुद ब खुद सभी आध्यात्मिक हो जाते हैं। फिल्म हमें ये समझाती है कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या चर्च नहीं बल्कि अनायास बदली परिस्थितियों ने ही उन्हें जिंदगी की हकीकत सिखाई थी। उफनती नदी की दुर्घटना में मृत बच्चे के गांव की घटना उन्हें ये ज्ञान दे जाती है। भीतर की शांति, आनंद या सुगति किसी योजना के तहत नहीं मिलते, ये तो इंसान के भीतर ही है। कस्तूरी मृग की नाभि में छिपी सुगंध की तरह वो बेकार ही उसे बाहर खोजता फिरता है। इस फिल्म में कुछ दर्द से उबरने की कोशिश भी है। दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है, लव इज लवलीएस्ट व्हेन एम्ब्लेम्ड इन टीयर्स। सच ही है, दर्द अक्सर इंसान को ताकतवर बना जाता है। खुद के भीतर का खालीपन, रिश्तों का खोखलापन, परिवार से मिलने वाली भावनात्मक सुरक्षा की कमी और साथ ही बेगानापन, ऐसी चीजों ने मिलकर इन भाइयों को अनवरत पीड़ा और अधूरेपन के एहसास से भर दिया था। यही कारण था कि वो पिता की मृत्यु के दर्द से उबर नहीं पाए थे। मगर उस बच्चे की मौत को समारोहपूर्वक मनाते देखकर वो तीनों उस गांव से भरे पूरे होकर लौटते हैं। इसी सीख से जब वो फ्लाइट छोड़कर माँ से मिलने जाते हैं तो वहाँ भी माँ के द्वारा छोड़े जाने के बावजूद वो लोग कहीं दुखी या उदास नहीं होते। यहाँ माँ इमोशनली कमज़ोर नहीं है, बल्कि नन बनी माँ अब सिर्फ अपने पैदा किए इन तीन बच्चों की ही माँ भर नहीं है, वो तो गांव के गरीब, बेसहारा, अनाथ सभी की माँ है। उन सबकी चिंता के कारण वो अपने भावुक हो रहे इन तीनों बच्चों को एक बार फिर रातों रात छोड़कर चली जाती है ताकि वो भी कभी कमज़ोर न महसूस करें। हाँ, मगर वो उनका पसंदीदा ब्रेकफास्ट टेबल पर बनाकर रखना कतई नहीं भूलती है। इसका सकारात्मक असर उन तीनों पर यह होता है कि बैठकर दुखी होने की बजाय वो पहाड़ी की ऊंची चोटी पर जाकर प्रकृति की गोद में मस्ती करते हैं और उन तीनों के बीच एक
अपनापा गहराने सा लगता है। यहाँ वो प्रतीकात्मक रूप से गुरुजी द्वारा दिए गए मोर पंख को कई पत्थरों के नीचे वहीं दबाकर तमाम वर्जनाओं, कुंठाओं और आशंकाओं के बंधनों से कोसों दूर चले आते हैं। दोस्तों, इस फिल्म की पूरी कहानी बंधुत्व की तलाश की कहानी है। परस्पर इंडिफरेंट से रहने वाले भाइयों के बीच धीरे धीरे बढ़ने वाला दोस्ताना ही इस फिल्म की यूएसपी है। अपनी फेवरेट बेल्ट को पीटर के बेटे होने की खुशखबरी से बड़ी दरियादिली के साथ उसे दे डालने वाला फ्रांसिस हो, या फिर पहले एक दूसरे के प्रति अविश्वास से भरे भाइयों के बीच पासपोर्ट को लेकर होने वाली खींचतान का बाद में फ्रांसिस को सौंपने की घटना हो। ये फिल्म बंधुत्व और भाईचारे को सिर्फ खून के रिश्तों तक सीमित न रखकर इंसानियत के बीच फैली पसरी होने का दावा करती है। शायद यही कारण है कि अंत में लौटते हुए तीनों भाई अपने अपने तमाम बैगेजेस का भार उछाल फेंकते हुए जिंदगी की दौड़ती ट्रेन में खाली हाथ ही चढ़ते हैं और उनका शेष भार उठाए पीछे आ रहे कुलियों को अपने हाथ उठाकर अलविदा कह जाते हैं।